Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. ओके भाई साहब, अपन पढ़ेंगे अभी कैपेसिटेंस का अगला, ठीक है। एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव अ लार्ज कैपेसिटेंस, व्हाई। देखो, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब क्या है, उसको आपने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। किसी दूसरे मीडियम से या किसी दूसरे कंडक्टर से दूर आपने रखा हुआ है। अभी आप इसमें चार्जेस को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। एक चार्ज डाला, दो चार्ज डाला, तीन चार्ज डाला, ठीक है। तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली। ये बहुत डेंजर है भाई साहब, ये टुक करेगी और मेरा पूरा उड़ जाएगा। ये किधर गई? क्या मेरा ब्याह आई नहीं तुम भाई साहब? नहीं मरेगा वो। हाँ, तुम उसको और इधर रहे हो ना, इधर भाई साहब। ये टच स्क्रीन है ना, इसे कर कर बस खत्म, उड़ जाएगा पूरा वो। एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव अ लार्ज कैपेसिटेंस, व्हाई, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे कंडक्टर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पोटेंशियल गोज हाई। तो भाई साहब एक चार्ज डाला, दो चार्ज डाला, तीन चार्ज डाला, ऐसे करते करते क्या होता रहेगा भाई साहब, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। भूकंप हो रहा है क्या भाई साहब? ठीक है, तो ऐसा पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो कंडक्टर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब आपके छोटे मोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन से जो आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल गोज वेरी हाई, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? E की वैल्यू क्या होती है, ये आपको मालूम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अगर आप भूल रहे होंगे तो थोड़ा सा देखो, लॉजिक अप्लाई करो। E क्या होता है, कल ही अपन ने देखा, क्या होता है बोलो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। भाई साहब ये जो 4 पाई R स्क्वायर है, ये क्या है, एरिया ही तो है, ठीक है। तो Q बाई एरिया मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वही है भाई साहब, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज, देखो देखो देखो, ये देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? तुम बैठ जाओ भाई साहब, तुम्हारा यहीं से शमशान यात्रा चालू करेंगे भाई साहब। ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर वी क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कुछ नहीं कर पाता तू, ठीक है। बिकम्स हाई, एटम्स और मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग द एयर गेट आयनाइज। तो आपके भाई साहब एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, आयनाइज होने लगे। देखो होता क्या है, ये आपका समझ लीजिए कोई कंडक्टर है आइसोलेटेड, ठीक है। एक चार्ज डाला, दो चार्ज डाला, तीन चार्ज डाला, भाई साहब डालते जा रहे हैं आप जिसमें चार्ज। अभी इसकी एक कैपेसिटी है भाई साहब, मतलब कैसे है, और ये चार्ज आपस में सब क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ही इसमें समझ लो भाई साहब, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाला है जो आपस में मारामारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को डाला, दूसरे को डाला, वो मारामारी हो रही है, चलो एडजस्ट हो गया कमरे में। तीसरे को डाला, चौथे को डाला, ऐसे करते करते वैसे 50 स्टूडेंट ठूस दिए जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब,
अब आप अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, ये भाई साहब बाहर ही जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन देन, व्हाट विल हैपन, ये एक्सप्लोड हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। तो अभी अगर एक्स्ट्रा चार्ज डालने जाओगे, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल इतना बढ़ चुका होगा कि भाई साहब ये आ ही नहीं पाएगा। तो जब वो चार्ज नहीं आ पाएगा तो कहाँ जाएगा, आप तो उसको पुश कर रहे हैं भाई साहब, तो वो कहाँ जाएगा, इसके आजू बाजू जो इंसुलेटिंग मीडियम है, जिसको अपन एयर या जो भी है मीडियम, वो होगा। कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट इसलिए हुआ था क्योंकि थोड़ा सा भी गैप अगर रह जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, हाई आउटपुट वोल्टेज है भाई साहब, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, ये जो एयर है इसको आयनाइज कर देंगे और भाई साहब फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है, इन द सराउंडिंग मीडियम। तो आपका भाई साहब होता क्या है, ब्रेक डाउन, इसको बोलते हैं भाई साहब ब्रेक डाउन occurs in insulation of the surrounding medium, of the भाई साहब सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। आपने देखा होगा भाई साहब, जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जब बादल गरजते हैं तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है, जनरली। क्यों, ऐसा क्यों करते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं, ये बादल का गरजना मतलब चार्जेस आ रहे हैं, और जितना भी ट्रांसफार्मर वगैरह जो आपके पावर आउटपुट्स होते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस है, ठीक है, क्योंकि आपके इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है। आपने देखा रहेगा वो कंकाल बना रहता है, डोंट क्रॉस फ्रॉम एयर 25,000 वोल्ट ऐसा, ठीक है। तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, 25,000 वोल्ट मतलब सोचो कितना चार्ज होगा, और वहाँ पे अगर कोई और चार्ज आता है बाहर से तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। इट कैन एक्चुअली बी अ कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है। सो ब्रेक डाउन अकर्स इन द इंसुलेटिंग सराउंडिंग मीडियम, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होगा भाई साहब, तब आप चार्जेस को रिटेन नहीं कर पाएंगे, तब चार्जेस का भाई साहब क्या चालू हो जाएगा, लीकेज चालू हो जाएगा, ठीक है। द चार्जेस विल स्टार्ट टू लीक, ठीक है। चार्जेस पुट ऑन द कंडक्टर गेट न्यूट्रलाइज और लीक अवे। तो भाई साहब या तो यहाँ पे अगर आता ही है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका इफेक्ट, या तो लीक स्टार्ट चालू हो जाता है, ठीक है। ओके, फॉर एयर ब्रेकडाउन पॉइंट, तो एयर के लिए ब्रेकडाउन पॉइंट क्या है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है एयर का, ठीक है। फॉर एयर द ब्रेकडाउन पॉइंट इज 3 × 10⁻², ये आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है। जो बादल गरजते हैं, जो आवाज़ आपको आती है, वो क्यों आती है, वाई डू यू थिंक दैट हैपेंस। तो होता क्या है, देखो ये एक बादल है और ये एक बादल है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, इट्स अ ह्यूज कंटेंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर वेपर है भाई साहब, इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन जब होगा तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दोनों भी भाई साहब चार्ज हो जाएंगे। जैसे ये चार्ज होंगे तो इनका भाई साहब क्या होगा, दे विल ट्राई टू रीच द अर्थ। एक बार चार्ज हो गया को बहुत ज़्यादा, तो अभी क्या होता है कि दोनों जब चार्ज ऐसे जा रहे हैं तो इनके बीच में जो एयर है ना, ये भाई साहब ये हो जाता है, इसका एयर का ब्रेकडाउन होता है, तभी बोलते हैं हम फाट से आवाज़ आएगा। एयर का ब्रेकडाउन होगा मतलब एयर जोर से फटेगा। कैसे, जैसे अगर आपने बलून में एयर भरा है तो उसको जब आप प्रेशराइज करते हो तो क्या फटता है ना, वैसे ही वहाँ पे भी एयर क्या हो गया भाई साहब, उसका ब्रेकडाउन पॉइंट आप रीच कर चुके हैं। जैसे ये ब्रेकडाउन पॉइंट रीच होगा तो बहुत जोर से आवाज़ आएगी, थंडर एंड लाइटनिंग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी लाइटनिंग विल बी अकम्पनीड विद अ थंडर बिकॉज द एयर इज बेसिकली क्रैशिंग, ठीक है। ये यहाँ पे एयर के ब्रेकडाउन पॉइंट पे आप जा रहे हैं, ठीक है, एज अ ब्रेकडाउन पॉइंट, ओके। तो ये आपका बेसिकली हर कैपेसिटेंस का एक लिमिट होगा, ठीक है, हर कैपेसिटेंस का भाई साहब आपका लिमिट होगा। जस्ट टू रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे, क्या था भाई साहब आपका, क्या क्या पढ़ा था भाई साहब हमने, कोई कुछ बताइए। अरे ऐसे ही बोलो ना यार, क्या दिमाग में थोड़ा बहुत तो स्टोर किया होगा। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है भाई साहब, हम ऑलमोस्ट 20% कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। अरे भाई साहब कैपेसिटेंस किससे आ रहा है, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब कितनी आपकी हैसियत है चार्ज को होल्ड करके रखने की, एक कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। सो कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस बाय अ कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस। और क्या पढ़ा था भाई साहब आपने कि कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग मीडियम, नॉट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, नॉट ऑफ द कंडक्टर, सराउंडिंग मीडियम, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम से क्या मिलता है अपना को, परमिटिविटी। आपका कैपेसिटेंस होता क्या है भाई साहब, 4π एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर भाई साहब क्या है, डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, और परमिटिविटी किससे जुड़ी हुई है भाई साहब, आपके सराउंडिंग मीडियम से जुड़ी हुई है। तो कैपेसिटेंस सिर्फ इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर एंड परमिटिविटी और rather नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द चार्जेस दैट यू आर ट्राइंग टू स्टोर।
कोई डिपेंड, हालांकि चार्ज ही आप स्टोर कर रहे हो लेकिन चार्जेस के साथ कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होगी क्योंकि फॉर्मूले में ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग दैट वी हैड कवर्ड यस्टरडे। अगेन इफ वी टेंड टू हैव अ सिंगल कंडक्टर ऑफ लार्ज कैपेसिटेंस इट विल प्रैक्टिकली बी इनकन्वीनियंट साइज। भाई देखो अभी समझो इस चीज को कि हम यहाँ पे चार्जेस को ठूसने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो आपका ड्रॉबैक ये हो गया कि एक टाइम के बाद ये चार्जेस को होल्ड नहीं कर पाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि रिपल्शन बढ़ रहा है तो भाई साहब अभी चार्जेस का लीकेज चालू हो जाएगा और नहीं डाल सकते हम अंदर, ठीक है। दूसरा आप देखो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, इफ आई वांट टू increase the capacitance it means that I would want to increase the capacity of a particular conductor to hold charges. तो what will I increase? Obviously उसका साइज, अभी साइज मतलब अगर मेरे को ज़्यादा चार्ज डालना है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा चार्ज डालना है तो और ज़्यादा साइज बढ़ा, कितना हम साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। सो कभी कभी अगर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज आपको स्टोर करना है तो आपका जो कंडक्टर है उसका बड़ा इनकन्वीनियंट सा साइज हो जाता है, द साइज बिकम्स टू इनकन्वीनियंट फॉर द कंडक्टर फॉर अ लार्जर कैपेसिटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर? सो इसीलिए आपके आइसोलेटेड कंडक्टर में ज़्यादा कैपेसिटेंस नहीं हो सकती है। आइसोलेटेड कंडक्टर में ज़्यादा कैपेसिटेंस क्यों नहीं हो सकती है? पहली बात ये कि भाई साहब सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। हर एक सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन पॉइंट होता है और एयर का इतना है भाई साहब, जैसे ये ब्रेकडाउन पॉइंट होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई साहब। दूसरा भाई साहब एक टाइम आएगा जब लीकेजेस चालू हो जाएंगे, चार्ज के लीकेजेस चालू हो जाएंगे, नहीं होगा, वो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा ना तो उसको मारना बड़ा आसान है, लेकिन हाँ बेटा बैठो। इस हत्या का साक्षी गवाह है, इसको जरा बंद करना पड़ेगा। मिशन फेल हो गया भाई साहब। क्योंकि ये जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इनका इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। अभी वो इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब दारू पिया हुआ है। हाँ एक्चुअली में वो लोग लाइट से जब अट्रैक्ट होते हैं तो लाइट से उनका एक नशा सा होता है। हाँ और क्या, लाइट में खाना थोड़ी खाते हैं वो, ठीक है। तो ये उनका एक नशा है, दे विल गेट इंटॉक्सिकेटेड विथ लाइट, सो वो थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, दे आर नॉट दैट एक्टिव, उनको मारना आसान होता है। खैर अगेन इफ यू टेंड टू हैव स्लाइड सिंगल कंडक्टर एट लार्ज कैपेसिटेंस इट विल प्रैक्टिकली बी इनकन्वीनियंट लार्ज साइज, ठीक है। क्लियर है? ओके। चलिए भाई साहब अभी देखो इस चीज को समझो। यहाँ पे अपन ने एक कंडक्टर लिया है, इसको भूल जाओ, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव चार्ज भाई साहब लोड कर दिया है, धनाधन पॉजिटिव चार्ज लोड किया है, ठीक है। दूसरे कंडक्टर को उसके सामने लाया जा रहा है। दूसरे कंडक्टर, ये वाला जो कंडक्टर है वो ओरिजिनली अनचार्ज है या न्यूट्रल है। तो जैसे ही आप इसको सामने लाएंगे तो ऑब्वियसली आपके कंडक्शन से क्या चार्ज इसके इस फेस पे डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरे वाले फेस पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके सो आप इसको समझिए भाई साहब, यहाँ पे आपका ये वाला जो बी कंडक्टर है ये ओरिजिनली क्या है भाई साहब, आपका अनचार्ज है। ये वाला जो ए कंडक्टर है ये भाई साहब क्या है भाई साहब, चार्ज है, और लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज है। चार्जेस डेवलप ड्यू टू इंडक्शन, तो आपका भाई साहब इंडक्शन मतलब विदाउट टचिंग, इंडक्शन मतलब जब चार्जेस डेवलप होते हैं विदाउट कंडक्टर्स टचिंग ईच अदर, विदाउट टचिंग, ठीक है। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है बी का भाई साहब टेंड्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑन ए। ये नेगेटिव चार्ज इसके सामने है तो ये पोटेंशियल ऑफ ए को रिड्यूस करेगा। अभी पोटेंशियल को रिड्यूस करना मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव को लाओगे तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव को लाओगे तो वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोटेंशियल है दिस इज ट्राइंग टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ ए। तो अगर, और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। देखो दो चीजें होंगी, ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को, ए के पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज भाई साहब ए के पोटेंशियल को भाई साहब क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर तो मुझे चाहिए कि ये और ज्यादा स्टोर कर सके चार्ज, क्योंकि इसके पोटेंशियल को अगर मैं ड्रॉप करूं तो आई विल बी एबल टू स्टोर मोर चार्जेस, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। भाई देखो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस क्या है, कल आपने पढ़ा ना भाई साहब, Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल को ड्रॉप करवा रहे हैं तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है कि नहीं। इसका मतलब आप और ज़्यादा, भाई इसको ही देख लो, अगर आप पोटेंशियल को ड्रॉप करवा रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब आप और ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हो। आप देख रहे हो कि इस प्लेट की इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आइडियल कंडीशन, यही हमको चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसके प्लस की वजह से क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है,
ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये सारा का सारा रिमूव हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अभी सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो इसका पोटेंशियल घटेगा, मतलब इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। इसको अपन अंजाम कैसे दे सकते हैं, अपन ने अगर अर्थिंग कर दिया तो, ठीक है, इस फेस से अगर हमने अर्थिंग कर दी, क्योंकि अर्थ में सारे चार्जेस आते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अर्थ में जाएंगे। अर्थिंग कर दिया अगर हमने इसका, तो ये पूरा सफा चट हो गया। ये भाई साहब हो गया आपका सिर्फ नेगेटिव चार्ज। नाउ कीपिंग दिस नेगेटिव चार्ज इन फ्रंट ऑफ दिस will have only one impact, wherein what will happen, the potential of A will decrease, the other impact which was there of increasing the potential is no longer there। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपने क्या बढ़ा दिया बाय इंडक्शन, क्या बढ़ा दिया भाई साहब, कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, बिना कोई चार्ज के हेरा फेरी किए या बिना कोई चार्ज मतलब ट्रांसफर वगैरह किए, आपने इसका क्या बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, ठीक है। सो चार्जेस डेवलप ड्यू टू इंडक्शन। सो चार्ज ऑफ बी टेंड्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑन ए। तो चार्ज जो है बी में, वो इसका पोटेंशियल भाई साहब रिड्यूस करेगा। पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट से। तो मतलब स्मॉल अमाउंट से क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि चलिए भाई साहब सामने नेगेटिव है, पीछे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का थोड़ा सा ज्यादा असर होगा, इसीलिए स्मॉल अमाउंट से ये डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव को ही भगा दिया, तब ये लार्ज अमाउंट से डिक्रीज करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके बैक साइड में पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे इसको हटा दिया, तो इसके वजह से पूरा पूरा इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, इज दिस अंडरस्टूड पीपल? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो ये देखिए यहाँ पे है अर्थिंग, ठीक है। इफ द पॉजिटिव फेस ऑफ बी इज अर्थ, तो अगर हमने भाई साहब पॉजिटिव फेस को अर्थ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज। भाई साहब ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है ये गया अर्थ में, तो यहाँ पे क्या रह गया भाई साहब, नेगेटिव चार्ज। मतलब इसका भी एक ही पर्पस होगा, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करना। मतलब अभी ए का पोटेंशियल भाई साहब रिड्यूस होगा, मतलब ए का कैपेसिटी क्या होगा भाई साहब, बढ़ेगा, ठीक है। मोर एंड मोर चार्जेस कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज्ड, नेगेटिव चार्जेस आर स्टिल हेल्ड ऑन फेस बाय पॉजिटिव चार्जेस ऑफ ए, ओनली नेगेटिव चार्ज ऑफ बी रिड्यूसेस द पोटेंशियल। तो यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव चार्ज ही है सिर्फ, तो ये रिड्यूस करेगा पोटेंशियल ऑफ ए को, कंसिडरिंग एंड हेंस इंक्रीजेस इस कैपेसिटेंस बाय अ लार्ज अमाउंट। तो दोनों में भी देखो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। जब आपने ये वाली व्यवस्था की है तब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट से, क्योंकि आपका एक दूसरा इफेक्ट भी आ रहा है जो पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। इट्स जस्ट दैट यू हैव एन एडेड एडवांटेज ऑफ द नेगेटिव चार्ज बीइंग इन फ्रंट ऑफ ए, ठीक है। इसकी वजह से पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपका एडवांटेज क्या है, पूरा नेगेटिव है, जिसके वजह से पोटेंशियल एट ए डिक्रीज होगा और बड़े अमाउंट से डिक्रीज होगा, तो उसका कैपेसिटेंस भी बड़े अमाउंट से बढ़ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड व्हेन वी प्लेस एन अर्थ कंडक्टर नियर इट। तो किसी भी अर्थ कंडक्टर को अगर हम किसी कैपेसिटर, किसी स्टोर्ड चार्ज वाले कंडक्टर के सामने रखते हैं, तो उसका भाई साहब पोटेंशियल डिक्रीज होता है और कैपेसिटेंस भाई साहब बढ़ जाती है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सच अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। इस तरीके के दो कंडक्टर्स के सिस्टम को अपन बोलते हैं कैपेसिटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? क्लियर है? ओके। सो कैपेसिटर इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, वन ऑन वन इज बेसिकली पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, क्योंकि एक को दूसरे का पोटेंशियल डिक्रीज करना है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, ठीक है। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर पीपल? हम ओके ओके। यही चीज हम भाई साहब कैसे अटेन करते हैं, हाउ डू वी अटेन दिस? तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया हुआ है, लेट्स से देखो यहाँ पे आपने एक कंडक्टर ले लिया, लेट्स से यू हैव टेकन वन कंडक्टर, एक कंडक्टर आपने ये ले लिया, ये कंडक्टर है भाई साहब, ये स्विच हो गया, और लेट्स से ये दूसरा कंडक्टर हो गया, लेट्स से ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव क्या भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच के कहाँ डालेगा, अपने पास थोड़ी ना कुछ करेगा, इसको डाल देगा, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, है ना, ये आपका नेगेटिव हो गया। इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप, और ये काफी दूर है, तो देयर इज नो इंपैक्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है। जैसे ही हम भाई साहब इनको पास लाते हैं, लेट्स से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है और यहाँ पे भाई साहब माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है, तो बैटरी क्या करेगा भाई साहब, बैटरी पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी आपके इलेक्ट्रॉन्स को भाई साहब क्या करेगा, फ्रॉम द कंडक्टर 1 मेकिंग इट पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे भाई साहब कंडक्टर 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, एंड एट द सेम टाइम दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन टू कंडक्टर 2, सो इट विल गेट इक्वली नेगेटिवली चार्ज। तो लेट्स से यहाँ पे Q प्लस चार्ज डेवलप हुआ है और यहाँ पे Q माइनस, ठीक है।
अभी जब इनको अपन आमने सामने लाते हैं, ठीक है, सो लेट्स से भाई साहब आपका ये हो गया Q प्लस और बच्चा पार्टी ये हो गया Q माइनस। तो अपन को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है भाई साहब, ऐसे स्ट्रेट जाता है, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी गोइंग फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का भाई साहब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो यू विल बी एबल टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका कंडक्टर 1, ये हो गया भाई साहब आपका कंडक्टर 2। लेट्स से इसके लिए डेवलप हुआ है प्लस V और इसके लिए डेवलप हुआ है पोटेंशियल माइनस V। सो पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हेन वी ब्रिंग, अभी जब इन दोनों को अपने चार्ज कर दिया, अभी इन दोनों को आमने सामने जैसे ही लाएंगे, सो क्या हो जाएगा भाई साहब, पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय ब्रिंगिंग दिस इन फ्रंट ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली नेगेटिवली चार्ज है और ये भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, मतलब क्या करेगा, इसके चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ द कंडक्टर मोर चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल। तो इसका मतलब अभी आपको ज्यादा चार्ज चाहिए पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर 1 by 1 वोल्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर भाई साहब इंक्रीज हो जाएगा, दोनों का भी भाई साहब इंक्रीज होगा, इसका भी और इसका भी, बोथ द कंडक्टर्स द कैपेसिटेंस और रादर द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस चार्ज है, ये क्या करेगा, इसके प्लस के पोटेंशियल को कम करेगा। यहाँ पे प्लस का पोटेंशियल है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, इसके माइनस के पोटेंशियल को कम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल जैसे ही कम होगा तो पोटेंशियल के कम होने से कैपेसिटी बढ़ेगी भाई साहब, क्योंकि आपको मालूम है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो पोटेंशियल भाई साहब कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ये कम हो रहा है तो कैपेसिटी का बढ़ना तय है, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। मतलब आपका जो V प्लस है, देखो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, दिस विल आपका C, दिस C इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, C विल बी इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V प्लस माइनस V माइनस। सपोजिंग इसका V प्लस पोटेंशियल है और इसका V माइनस पोटेंशियल है, तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी राइज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मे बी डिफाइंड, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मे बी डिफाइंड, भाई साहब इसको क्या बोल सकते हैं, एज द चार्ज, ठीक है, मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड, charge required to be supplied to either of the conductors, ठीक है, so as to increase the potential difference। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या इंक्रीज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना है। चार्ज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू ईदर ऑफ द कंडक्टर्स सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो भाई साहब कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। तो एक कैपेसिटर में भाई साहब क्या होगा, एक कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होंगे, टू कंडक्टर्स। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, और यहाँ पे भाई साहब क्या है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस है भाई साहब टू स्टोर भाई साहब इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका यही पर्पस है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या हो गया, देखो दो आपके ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगे, ठीक है। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। कंडक्टिंग मीडियम हो गया तो आफत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फिर चार्ज फ्लो करने लगेगा, एक से दूसरे में चार्ज फ्लो करने लगेगा, है ना। सो वी कैन नॉट हैव अ कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन द टू, वी शुड बी हैविंग एन इंसुलेटिंग मीडियम। सो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई साहब, कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। सो कैपेसिटर क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज and storing electrical energy as well. It is used for storing electrical charge as well as storing electrical energy, ठीक है।
ओके अभी आपका भाई साहब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अगर आपका देखो आपको याद होगा रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ये हो गया भाई साहब आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया भाई साहब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे ही कैपेसिटर ये हो गया भाई साहब, और वेरिएबल कैपेसिटर मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली अ वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, फिक्स्ड कैपेसिटर है। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द symbol of a fixed capacitor, and this is how you will represent the symbol of a variable capacitor in a circuit। जैसे यहाँ पे आप भाई साहब रेजिस्टर, ये आपका फिक्स्ड रेजिस्टर है या फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट बच्चा पार्टी, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका कैपेसिटर हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, हम क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कैपेसिटर इज अ कांस्टेंट। तो भाई साहब कैपेसिटेंस होता है जो एक कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस जो एक कैपेसिटर का होता है, ये क्या होता है भाई साहब, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कैपेसिटर इज कांस्टेंट, और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्रिक फैक्टर्स पे। इट इज ओनली गोइंग टू डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिक फैक्टर्स। और ये ज्योमेट्रिक फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे बोलो, पहला हो गया आपका शेप, ज्योमेट्रिक फैक्टर पहला हो गया भाई साहब आपका शेप, क्या शेप है इसका, ठीक है। फिर आपका ज्योमेट्रिक फैक्टर क्या हो गया भाई साहब, साइज, ठीक है। फिर आपका ज्योमेट्रिक फैक्टर क्या हो गया भाई साहब, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू कंडक्टर्स, ठीक है, कितने दूर हैं भाई साहब, ठीक है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कंडक्टर्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कंडक्टर्स। और भाई साहब चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो नेचर है उसका, ठीक है। तो शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कंडक्टर्स पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम पे डिपेंड करेगा। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कैपेसिटर के ज्योमेट्रिक फैक्टर्स हैं भाई साहब, ज्योमेट्रिक फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंसी, क्लियर है। शेप और साइज आपने देखा कैसे आर पे इसकी डिपेंडेंसी है, तो आर आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, शेप एंड साइज, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू कंडक्टर्स भाई साहब कितनी दूरी पे हैं, क्योंकि जितना पास होगा उतना ही भाई साहब एक का दूसरे पे इम्पैक्ट होगा, उतना ही भाई साहब इंडक्शन का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और क्या है भाई साहब, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम, क्या मीडियम है, क्योंकि इससे मिलता है अपने को परमिटिविटी, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स विच आर देयर, ठीक है, दीज आर नोन एज ज्योमेट्रिक फैक्टर्स पीपल। ओके ओके ओके, तो चलो भाई साहब अभी अपन पढ़ते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। ये भाई साहब समझ लीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं आपके, ठीक है। ये आपके भाई साहब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। लेट्स से ये वाला आपका है पॉजिटिवली चार्ज, और भाई साहब ये वाला है आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। दिस इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे भाई साहब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दिस इज बेसिकली व्हाट, a parallel plate capacitor, this is a parallel plate capacitor, ठीक है। तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी देखेंगे, ठीक है, लेट्स से चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो गया, चार्ज अपॉन एरिया। तो लेट्स से हमने इसको लिया हुआ है सिग्मा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, माइनस सिग्मा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा, और ये हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा। टोटल चार्ज क्यू बाई जो भी एरिया है उसको अपन बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये जो चार्ज है, ठीक है, एरिया, लेट ए आपका मान लिया हमने एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये एरिया भाई साहब ऑफ ईच प्लेट हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। और प्लस माइनस सिग्मा भाई साहब क्या हो जाएगा, सिग्मा इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द टू प्लेट्स, डेंसिटीज ऑफ टू प्लेट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक का भाई साहब प्लस है और एक दूसरे का माइनस है, तो प्लस माइनस ले लिया हमने सिग्मा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके, तो भाई साहब आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई ए, ठीक है। तो प्लस सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, प्लस क्यू अपॉन ए, और माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू अपॉन ए। समझ में आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे भाई साहब आपका टोटल चार्ज क्यू है प्लस क्यू, टोटल चार्ज भाई साहब माइनस क्यू है, तो यही हो जाएगा भाई साहब। तो इसका मतलब प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस सिग्मा इंटू ए, और माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा इंटू ए।
दैट इज द टोटल चार्ज इन दीज टू प्लेट्स, ठीक है। ओके, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा इंटू ए, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट्स, टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट इज क्यू, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए जो आउटर रीजन से, ठीक है, देखो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? वाई विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो? वाई विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो? देखो भाई साहब, अगर आपको दिख रहा है कि ये सीधा रास्ता है और रास्ता खाली है तो आप उसमें से ही जाएंगे ना कि आप घूम कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है भाई साहब तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, हाँ, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है उसका डायरेक्शन, वाई विल इट गो लाइक दिस टू रीच हियर, है ना, सिंपल है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मान सकते हैं कि दोनों में आपका जीरो हो जाएगा, ऊपर और नीचे, ठीक है। इन द आउटर रीजन्स, तो अगर हम बोलेंगे भाई साहब आउटर रीजन्स में आपका यहाँ पे आउटर रीजन्स है, दीज आर आउटर रीजन्स, आउटर रीजन्स मतलब अबव, आउटर रीजन्स अबव एंड बिलो द प्लेट, बिलो द प्लेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई साहब, जीरो, ठीक है। वाई इज इट जीरो? ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स कैंसिल आउट, क्योंकि आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो समझो, अगर मैंने मान भी लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इस तरफ है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब किस तरफ होगा भाई साहब, इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे इन द इनर रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जो टू चार्ज प्लेट्स एड अप, तो यहाँ पे आउटर रीजन में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैंसल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ड्यू टू द टू प्लेट्स, ड्यू टू द टू प्लेट्स एड्स अप, ड्यू टू द टू प्लेट्स, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है, एड अप हो जाएगा। तो आपको एक को मालूम है कि भाई साहब एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना हो गया, तो बाहर देखोगे अगर आप, तो बाहर इसका कितना है, इतना, और दूसरे का कितना होगा भाई साहब, दूसरे का होगा भाई साहब माइनस, ठीक है। तो लेट्स से आपका E1 और E2, तो दोनों का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा बाहर के लिए, ठीक है, माइनस, तो ये हो गया आपका जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैथमेटिकली ये जीरो हो गया, ठीक है। ओके, सॉरी ये 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक जो शीट होता है उसके लिए जो चार्ज होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, तो भाई साहब इनर रीजन में क्या हो जाएगा, देखो इनर रीजन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना ये, ठीक है। तो देखो इनर रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है ना भाई साहब, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ही है, मतलब नेगेटिव वाले पे, और पॉजिटिव क्या हो गया इस तरफ ही है, तो दोनों को एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। तो इनर रीजन में भाई साहब आपके इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया आपका 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आर वी क्लियर? दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन देम। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई साहब, ये उधर भाई साहब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसीलिए वो कैंसिल आउट हो रहा है, एक उधर एक इधर, ठीक है। ओके, तो फॉर लार्ज प्लेट्स, तो आप देखो फॉर फील्ड्स विथ फाइनाइट एरिया द फील्ड लाइंस बेंट एट द एजेस। अगर भाई साहब फाइनाइट एरिया है, मतलब कैसा है, देखो छोटा सा ही एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है, एट द एजेस में यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, बेंडिंग हो जाएगा। इफेक्ट इज नोन एज द, इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, फॉर प्लेट्स दैट हैव अ फाइनाइट एरिया, मतलब छोटे एरिया वाले, ठीक है, फाइनाइट एरिया द फील्ड्स बेंड एट द एजेस, the fields bend at the edges, और इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। दिस इज नोन एज फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, दिस इज नोन एज फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, अगर भाई साहब लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जहां पे एरिया आपका d स्क्वायर से बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में इससे कहीं ज्यादा है, ये डिस्टेंस लेट से हमने d ले लिया, ठीक है, तो d स्क्वायर मतलब आपके इससे काफी ज्यादा है, एरिया अगर बहुत ज्यादा हुआ d स्क्वायर से, ठीक है, तो आप भाई साहब क्या बोल सकते हो, ठीक है, फॉर लार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस द फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब
for large plates with a very small distance between them, with a very small distance. तो देखो यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस मतलब कितना, जहाँ पे आपका एरिया जो है वो d स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा हो. फॉर लार्ज प्लेट्स विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम हम यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्मॉलर प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा बेंडिंग ओवर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, दिस इज नोन एज फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड. थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा. ठीक है, लेकिन लार्ज प्लेट्स में जहाँ पे सिग्निफिकेंटली एरिया बहुत कम है वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन आपको नहीं आएगा, एक यूनिफॉर्म आपको फील्ड मिल जाएगी. यू विल गेट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है भाई साहब? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो? आगे बढ़ा जाए भाई साहब, बहुत बढ़िया. ओके ओके ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस भाई साहब जो होगा बिटवीन द प्लेट्स वो कितना हो जाएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. आपका भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू ED होता है. थोड़ा सा याद कीजिए भाई साहब, V इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? ED. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. कहाँ हंसी आ रही है रे तुमको? अच्छा ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, अब क्या भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अभी आपने देखा भाई साहब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया है, और भाई साहब इंटू डी. ठीक है, तो आपका कितना हो गया? सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो गया आपका भाई साहब पोटेंशियल. ठीक है, आपका पोटेंशियल इज सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन. गुड, अगला पद्मश्री तुमको ही मिलेगा भाई साहब. ठीक है, तो वी इसका कितना हो गया भाई साहब? सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है. ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा भाई साहब? देखो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बस भाई साहब अभी इधर ध्यान दीजिए. ठीक है, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? Q बाई V. ठीक है, Q बाई V. तो Q कितना है भाई साहब आपका? अभी आपने देखा, देखो Q कितना है? सिग्मा इंटू ए. ठीक है, चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे Q की जगह पे अपन कैपिटल Q बाई V ये अपन ने निकाला हुआ. यहाँ पे ये हो गया आपका सिग्मा A अपॉन कितना हो जाएगा? सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट. ये कैंसिलम, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो? एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो होगी A आपका भाई साहब कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द टू प्लेट्स, और D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. दिस विल बी द. तो आपका भाई साहब अभी हम इसको अगर देखेंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं भाई साहब? कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करेगा. कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स. इट विल डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स. लार्जर द एरिया लार्जर द कैपेसिटेंस. ठीक है, ओके. और किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब? कैपेसिटेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. स्मॉलर इज द डिस्टेंस, लार्जर विल बी द कैपेसिटेंस. ठीक है, क्योंकि जितना स्मॉलर डिस्टेंस होगा उतना ही एक दूसरे के वोल्टेज को इम्पैक्ट आएगा, एक दूसरे के वोल्टेज को हम रिड्यूस कर पाएंगे, और जितना वोल्टेज को रिड्यूस कर पाएंगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा. ठीक है, और क्या है भाई साहब? कैपेसिटेंस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन परमिटिविटी. परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा. ठीक है, सो इट विल डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, इफ वी प्लेस अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब. अभी भाई साहब अगर अपन ने क्या कर दिया, ये कैपेसिटर है, देखो यहाँ पे एक प्लेट आपका भाई साहब प्लस है और यहाँ पे भाई साहब माइनस है. ठीक है, ये आपका प्लस प्लेट है. ठीक है, और ये भाई साहब आपका माइनस. ठीक है, इनके बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब मतलब ठसा हुआ है. ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा. मतलब जितना डिस्टेंस था उस पूरे में आपने क्या भर दिया? एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया. अभी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का भाई साहब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो उसकी परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा रिकॉल कीजिए. परमिटिविटी इसकी होगी भाई साहब एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक. ये हो गया परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और ये हो जाएगा आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कहीं कहीं पे आपके बुक्स में आपको देखो ये ऐसा लिखा रहता है, देखो ER लिखा रहता है. दिस इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो अभी इसी फॉर्मूले में आपका क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप क्या लिखोगे? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या हो जाएगा भाई साहब? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस इनटू A बाई D. समझ में आता भाई साहब?
आर वी क्लियर अप ऑन दिस वन? क्लियर, ठीक है। तो अगर आपने ठसा के भर दिया है, देखो आपको आगे चल के सवाल ऐसे मिलेंगे कि आपने पूरा ठसा के नहीं भरा है, आपने थोड़ा सा भरा है, ठीक है। मतलब भाई ये देखो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इस पे सवाल ऐसे बनेंगे कि आपने जो डाइलेक्ट्रिक भरा है वो पूरा नहीं है, इतने डिस्टेंस पे, मतलब इतने डिस्टेंस पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये, और इतने डिस्टेंस पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये, तब जाकर आपका कैपेसिटेंस निकलेगा। समझ में आ रहा है? सो बी क्लियर अबाउट इट। अगर आपने पूरा ठसा के भरा है भाई साहब और कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है। अगर आपने जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो इतने स्पेस पे क्या है भाई साहब, आपका एयर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इतने स्पेस के लिए, ये जो डी है वो डी माइनस ये जिस भी थिकनेस होगा वो होगा डी माइनस टी होगा। और अगर आप यहाँ पे परमिटिविटी ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक निकालने तो ये अपॉन का टी हो जाएगा, अपॉन टी, अगर थिकनेस उसका टी हुआ तो हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस, क्योंकि इस पे आगे सवाल बनेंगे। सो इफ वी पुट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली, पूरा पूरा ठसाड़ के भर रहा है ये, between the plates, then C is equal to epsilon naught K by E by D, where K is the dielectric constant of the slab। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा बच्चा पार्टी, अभी अगर देखो मैं यहाँ पे छोटे छोटे आपको इंस्टेंसेस दे रहा हूँ जहाँ पे सवाल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दो स्लैब्स है, मेरे दो अनमोल रतन, हाँ चलो सभी तरह, ठीक है। तो ये स्लैब्स है, देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है, प्लस और माइनस, यहाँ पे दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस डी है और लेट्स से एरिया ए है, तो अपन ने देखा कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। लेकिन अगर भाई साहब अपन ने क्या किया, ये अगर ऐसे कर दिया, त्यों ऐसे, तब आप कौन सा एरिया लेंगे? तो ध्यान दीजिए ये वाला समझ में आ रहा है? जब तक आपने भाई साहब एरिया सामने सामने लिया है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक दिस, ठीक है। हाफ नहीं, जितना भी होगा, पर डी तो लेंगे, डी विल बी सेम, लेकिन आप इतना एरिया लेंगे जितना आपका एरिया कवर हो रहा है। मतलब ये वाला जितना भी एरिया कवर हो रहा है भाई साहब, हाफ हुआ तो हाफ, वन थर्ड हुआ तो वन थर्ड, वन फोर्थ हुआ तो वन फोर्थ, जो भी एरिया सामने रहेगा उसी को कवर करेंगे आप, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों पे भाई साहब सवाल बन जाता है। आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, कितना भाई साहब कैपेसिटेंस है, आपने सीधा अगर फॉर्मूला छाप दिया वहाँ पे तो एग्जामिनर भी छाप देगा जीरो, ठीक है। तो इफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर आर नॉट फेसिंग ईच अदर प्रॉपर्ली और कंप्लीटली, देन कैपेसिटेंस डिक्रीजेस एज ओवरलैपिंग एरिया भाई साहब आपका डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि आपका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ऑब्वियसली एरिया आपका डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। आर वी क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स इज नेग्लिजिबल है, एग्जिस्ट करता है भाई साहब, लेकिन नेग्लिजिबल है, मतलब ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग होगा, जिसको हमने क्या देखा भाई साहब, व्हाट इज इट नोन एज फ्रिंजिंग, ठीक है। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। कहीं कहीं पे सवालों में आपको ये फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होती है, तो उसको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नेग्लिजिबल है, ज्यादा करके सवालों में आपका नेग्लिजिबल ही आएगा, ठीक है, दिस विल बी नेग्लिजिबल इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, जैसे अपन ने देखा भाई साहब, अगर एरिया आपका डी स्क्वायर से काफी ज्यादा है तो इस फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके ओके ओके। तो अभी आता है भाई साहब आपका स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ 2। आप देखो यहाँ पे क्या है आपका, एक अपन ने ले लिया गोला, ठीक है, उसके अंदर एक और गोला, ठीक है, ओके, क्यों, क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, ठीक है, ओके ओके। तो यहां पे देखो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, हमने यहां पे स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया है। कैपेसिटर का भाई साहब मीनिंग चेंज हो चुका है। देखो आपने आज ही पढ़ा कैपेसिटर किन प्लेट से बनता है, दो प्लेट से कम बनता है, जो अपोजिटली चार्ज होंगे, आमने सामने होंगे, तब जाकर आपका कैपेसिटर बनेगा, क्योंकि अदरवाइज इंडिविजुअल आइसोलेटेड कैपेसिटर बनाना बेकार है, उसमें आपका ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं रहेगा। एक दूसरे के चार्जेस को और वोल्टेज को हम इन्फ्लुएंस कर पाए तभी तो कैपेसिटर होगा भाई साहब, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया। अभी देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में लेट्स से आपके अंदर वाले का रेडियस कितना है भाई साहब, लेट्स से अंदर वाले का रेडियस है आपका ए, और बच्चा पार्टी बाहर वाले का रेडियस लेट्स से है आपका भाई साहब कितना, बी, बाहर वाले का रेडियस हो गया भाई साहब बी, ठीक है।
अंदर वाले में आपने क्या भर के रखा है, चलिए बाहर वाले में अपन ने प्लस चार्ज, लेट्स से दिस इज अ कंप्लीट प्लस चार्ज, ठीक है, विच इज फिल्ड इन अ साइड, ठीक है, ये आपके भाई साहब सरफेस चार्ज पे है, ठीक है। और भाई साहब अंदर पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंडक्शन से क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दिस विल बेसिकली डेवलप अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो अपन अभी भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। हमको मालूम है कि स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब, आपका जीरो है, ठीक है। इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने को कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, गॉस बाबा की जय, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस ले लिया जो बीच में है यहाँ पे कहीं पे बिटवीन भाई साहब ए एंड बी, तो आपने एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ गॉसियन सरफेस बिटवीन ए एंड बी। लेट्स से आपके इस गॉसियन सरफेस का भाई साहब कितना रेडियस है, आर, समझ में आता है भाई साहब, गॉसियन सरफेस का रेडियस है आर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका आर एक भी क्या लिया हुआ है भाई साहब, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर, अगर हम देखेंगे भाई साहब फॉर आर लेस देन ए, फॉर आर अगर आपका लेस देन ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और आर अगर ग्रेटर देन बी है तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब जीरो है, बाहर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ओके। तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर आर ग्रेटर देन बी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फॉर आर लेस देन ए। अभी यहाँ पे देखो टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और यहाँ पे भाई साहब टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चा बाड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब बाहर से अंदर की तरफ रेडियली डायरेक्टेड, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, ये भाई साहब रेडियली डायरेक्टेड इनवर्स होगा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब रेडियल है, रेडियल ई, तो ये बिटवीन द टू शीट से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके। अभी गॉसियन सरफेस जो है आपका, लेट्स से आपने एक गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, गॉसियन सरफेस आपका कोई भी इमेजिनरी सरफेस है, और इसका रेडियस भाई साहब कितना है, इसका रेडियस है आर, ठीक है, आपका स्फीयर है, दिस इज बेसिकली अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये आपका हो गया भाई साहब स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे, गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू भाई साहब कितना होता है, E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, फ्लक्स बाई ए, ठीक है, फ्लक्स बाई ए, और सॉरी आपका भाई साहब इसके लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं अगर इस गॉसियन सरफेस को देख रहा हूँ, कौन सा बोलो, आर वाले गॉसियन सरफेस को देख रहा हूँ, इसके अंदर कितना चार्ज है बोलो, Q चार्ज ही तो है, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, E इंटू ए बोलो कितना हो जाएगा, बोलो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया ना भाई साहब, तो ये हो गया आपका 4 पाई आर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ओ सॉरी ये आपका कैपिटल क्यू हो जाएगा, दिस विल बी क्यू, तो आपका भाई साहब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया ई, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका ई, तो ये सिर्फ गॉसियन सरफेस का लिया हुआ है आपने, ठीक है, ओके। अभी पोटेंशियल डिफरेंस भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने पढ़ा है भाई साहब क्या, माइनस ई क्या होगा dl, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ई डी आर, ठीक है, माइनस ई डी आर, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब, है ना, ओके। ई डी आर इज व्हाट, अभी देखो यहाँ पे डी आर मतलब इस डिस्टेंस में, ठीक है, आप ध्यान से देखना, माइनस ई डी आर, और यहाँ पे कहां से कहां तक होगा भाई साहब, बिटवीन ए टू बी, है ना भाई साहब, आप A से लेकर B तक में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, A टू B E डी आर, ठीक है, डी आर मतलब ये रेडियल डिस्टेंस आउटवर्ड, तो डी आर किस तरफ है, इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 हो गया ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बोलो, ये आपका क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी, ये हो गया भाई साहब E डी आर cos 180 कैसे हुआ, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन, देखो भाई साहब डी आर क्या है, अपन ऐसे जा रहे हैं ना रेडियली, और भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये देखो दिखा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, cos 180, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी cos थीटा होता है, तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, ओके।
अभी यहाँ पे cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 और ये बाहर का माइनस मर गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो, ABEDR, समझ में आ रहा है। चलिए इसको फटाफट से करते हैं, यहाँ पे E की वैल्यू डालिए, कितनी हो गई भाई साहब, दिस विल भी हो गई AB, और ये हो गया आपका Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² DR। पूरे फैमिली को बाहर निकालो भाई साहब, ये घर में रहने लायक नहीं। तो यहाँ पे हो गया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁻² DR A to B, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, -1/r आ जाएगा ये, ठीक है। सो ये हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/, ये आएगा ना, -2 + 1 -1 और -2 + 1, ये आ जाएगा ना भाई साहब, -1/r, ठीक है। ये हो गया आपका B और A के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया -1/B -1/A, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A -1/B, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका पोटेंशियल। तो आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, व्हाट इज योर पोटेंशियल, बाबा की जय। तो आपका यहाँ पे हो गया पोटेंशियल कितना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A -1/B, ठीक है। अभी आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बोलो, Q/V। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q/ ये पूरा फैमिली भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, B - A, नहीं B - A होगा ना भाई साहब, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे A - B क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका B - A/AB, ठीक है। Q और Q कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका B - A। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल बेस कैपेसिटर, यहाँ पे भाई साहब A - B नहीं होगा, B - A होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हम